जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जी हाँ, राजनीतिक विज्ञान के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल का आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर है ये 20 मार्च 2023 को होने वाला है। ठीक है, जिसके लिए हमने आपके ऑलरेडी 3 सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाई हुई है। इवन मैप की वीडियो भी मैं आपके लिए ऑलरेडी लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी एक और सैंपल पेपर को सॉल्व करवा दीजिए। तो इस वीडियो में हम अपने सैंपल पेपर नंबर 4 को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करने वाले। जी हाँ बच्चों, पूरा का पूरा पेपर मैं आपको लाइन वाइज इवन वर्ड टू वर्ड बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बोर्ड के पेपर के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बस आपने क्या करना है बच्चों, वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है। ओके, और एक चीज, वीडियो अराउंड आपकी जो है 1 घंटे की बनेगी, ये तो कंफर्म है, बट इस 1 घंटे में आपकी तैयारी बोर्ड के पेपर के लिए और भी नेक्स्ट लेवल तक की होनी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर के पैटर्न को थोड़ा हम पहले देखेंगे तो फ्रंट पेज जो इस तरीके का रहेगा, सेट कोड वगैरह, यहाँ पे सीरीज और अनुक्रमांक रहेगा। ठीक है, नोट याद रखना कि आपको टोटल जो पेजेस रहेंगे वो देख लेना, और मैप रहेगा आपका एक। ठीक है, चाहे वो इंडिया का मैप आ सकता है फिर वर्ल्ड में से किसी संगठन वगैरह का आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ये याद रखना। और पेपर का आपका जो कोड है वो 028 होगा। और पेपर की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की है, और पेपर की वेटेज है 80 मार्क्स की। ठीक है, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर जो है वो आपका टोटली 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 30, जिसमें से सेक्शन नंबर जो आपका ए रहेगा इसमें आपके 1 से 12 तक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल आपके 12 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर बी में आपके जो है 13 से 18, ये 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। और सेक्शन नंबर सी में जो है ये 19 से 23 आपके 4 नंबर के 5 क्वेश्चन होने। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन नंबर आपका जो डी रहेगा इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24 पैसेज वाले 4 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, कार्टून वाले 4 एमसीक्यू रहेंगे, और मैप आपका 4 नंबर का आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे आखिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 से 30 इसमें आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, और 6 नंबर के हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे इस पेपर की बिना देरी करते हुए। बाकी आपको और भी सैंपल पेपर देखने हैं, यहाँ पे आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख सकते हैं। 12 एमसीक्यू, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 4 नंबर के 5, और पैसेज कार्टून एमसीक्यू, और मैप बेस्ड, और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन प्लस में इंटरनल चॉइसेस। ओके, दैट्स ऑल ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन नंबर ए से शुरुआत करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जिसमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हम पहले जो है वो अपने 12 एमसीक्यू करने वाले हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ पेपर कैसा आएगा। कई बच्चों को ना डाउट होता है कि हमारा पेपर कहीं हार्ड तो नहीं आने वाला है, या फिर कहीं बहुत इजी तो नहीं आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पेपर ना तो आपका ज्यादा हार्ड आएगा। पेपर में पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, बाकी पूरा का पूरा जो पेपर है 70 से 80% वो आपका इजी आने वाला है, मॉडरेट आने वाला है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो उसी बेस पर हमने इस क्वेश्चन पेपर में हार्ड क्वेश्चन भी लिए हैं और इजी भी लिए हैं, जिससे आपकी तैयारी अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। आप सभी बच्चे आंसर करें इसका, मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर बताता चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि जो चीन के नेता थे जिनका नाम था देंग शाओपिंग, ठीक है, चीनी नेता जिनका नाम था देंग शाओपिंग, इन्होंने चीन में आर्थिक सुधार लागू किए थे। तो आर्थिक सुधारों के लागू करते हुए चीन ने अपनी खुले द्वार की नीति जो थी ये अपनाई। तो चाइना ने ये खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? 1978, 4, 1 या 89। तो ये अपनाई थी बच्चों 1978 में। ठीक है, when did Chinese leader Deng Xiaoping announce economic reforms and open door policy in China? That is 1970. Okay. सेकंड क्वेश्चन, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? आपको एक सन भी याद रखना है, ठीक है, और एक डेट भी याद रखनी है कि कब किया था। ठीक है, यूएसएसआर ने हस्तक्षेप तो कब किया था? 24 दिसंबर 1979 को। और सेना कब वापस बुलाई गई थी? ठीक 10 साल के बाद में 24 दिसंबर 1900 नहीं, डेट का तो वैसे कंफर्म नहीं है, बट इतना पता है कि 1989 में सेना वापस बुला ली थी। आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कि यूएसएसआर में जो अफगानिस्तान संकट हुआ था ना, उस मामले में जो सेना वहां की डिप्लॉय थी यूएसएसआर की अफगानिस्तान में, वो सेना जो थी वो मिखाइल गोर्बाचेव ने किस ईयर में, ठीक है, किस ईयर में वापस बुलाई थी? तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे
कमेंट बॉक्स में बताना है, लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 और मिखाइल गोर्बाचेव ने कब वो सेना वापस बुलाई थी, आपको ये आंसर करना है, ठीक है। बाकी कब हस्तक्षेप किया था भाई, तो 24 दिसंबर 1979 को, ठीक है। When did USSR intervene in Afghanistan? That is 24 December 1979. Okay. Second question, third question, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखो बच्चों 15 मार्च 1950 को, ठीक है, ये योजना आयोग बनता है इस दिन योजना आयोग बनता है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को आपका जो नीति आयोग है ये बन जाता है, ठीक है। और बेसिकली मार्च के महीने में 2014 में जो योजना आयोग था वो पूरी तरीके से एंड हो जाता है, ठीक है। और उसी को उत्तराधिकारी के रूप में या फिर उसी की जगह लेने के लिए नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 से सक्रिय बना दिया जाता है, ठीक है। तो आपको योजना का आयोग का भी समझ में आ गया, कब बना, कब खत्म हुआ, और नीति आयोग का भी समझ में, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कंप्लीट है। चलिए, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड इन 1 जनवरी 2015। ओके। अब हमें कुछ कथन दिए गए, इस पर विचार करना है, और कथन है श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में। सभी को पता होगा श्रीलंका जब 1948 में आजाद हुआ, तो याद रखिएगा श्रीलंका को आजादी कब मिली थी? 1948 में, ठीक है। तो आजादी के समय यहाँ पे लोकतंत्र था, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका में जो सिंगली और तमिल मूल निवासी थे, इनकी जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, ठीक है। श्रीलंका में स्थित सिंगली मूल निवासियों और उत्तरी पूर्वी में स्थित जो तमिलों की संख्या है, ये टक्कर दे रही थी। 1978 में तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए लिट्टे की स्थापना कर दी थी, और 1989 में भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से आप समझो कि भारत और श्रीलंका के बीच में वो समझौता जिसमें वो जो यहाँ पे तमिल लोग रहते थे उनके लिए एक अलग विधानसभा की मांग जो थी, जो समझौता हुआ था वो 1989 में नहीं हुआ था, ठीक है। वो 89 में नहीं बल्कि 1987 में हुआ था, जब शांति सेना भेजते ना वो असफल हो जाती तब समझौते के लिए जाते हैं भारतीय प्रधानमंत्री तब, ठीक है ना। मतलब कि पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, और चौथा हम ठीक कर लेंगे बस यहाँ पे 7 लिखकर, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हम चुनेंगे डी वाला, पहला दूसरा तीसरा, ये हमारे राइट है, ठीक है बच्चों। बड़े अच्छे से समझिएगा, इंग्लिश में आपका ए ठीक है, बी ठीक है, मतलब दूसरा ठीक है, फोर्थ आपका रॉन्ग है, और यहाँ पे डी राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, ये आपके अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं, बढ़िया तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया बच्चों कि भारत, चाइना तथा अन्य जो विकासशील देश हैं, इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल पर ये जो छूट दी गई थी, ठीक है ना, भारत और चाइना को, अन्य विकासशील देशों को, ये इसलिए दी गई थी ताकि ये अपना विकास कर सके, ठीक है। वहीं विकसित देशों को छूट नहीं दी गई थी। अब ये छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि औद्योगिकरण के इस दौर में ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ योगदान खास नहीं था, क्योंकि जो विकसित ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। विकासशील देशों के लिए कोई यहाँ पे उनके लिए प्रोटोकॉल नहीं था कि आपको जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, या फिर ग्रीन हाउस जो गैस है आपको इनका उत्सर्जन नहीं करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसका कोई यहाँ पे मायना नहीं था, ठीक है। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत, चाइना, अन्य विकासशील देशों ने जब साइन किया तो उन्हें छूट मिली क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से, क्योंकि औद्योगिकरण के इस दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इन देशों का कोई ज्यादा बड़ा हाथ नहीं होता है, ठीक है। तो अभिकथन क्योटो प्रोटोकॉल की बात करता है, कारण उसकी व्याख्या कर रहा है पूरी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा क्वेश्चन आंसर चुनेंगे बच्चों? ए वाला, ठीक है ना। 5 के लिए हमारा ए वाला राइट हो जाएगा, ए या दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे, असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ अभिकथन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ ने, जनसंघ के जो समर्थक थे, इन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा बनाई। दैट मींस जब जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, ठीक है, बिखर चुकी थी, तो इससे पहले जो जनसंघ पार्टी थी, इनके समर्थन ने क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कर लिया, ठीक है। जनता पार्टी खत्म हुई तो भारतीय जो जनसंघ थी और जनता पार्टी के जो नेता थे, इन सभी को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बना दी, बीजेपी बना दी, ठीक है। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा को अपने रूप में अस्वीकार कर दिया। अर्थात भाजपा जो ये संगठन बना, ये पार्टी जो बनी, इसने जनसंघ की अपेक्षा एक बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया, ठीक है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद को इसने नकार दिया और स्वीकार नहीं किया, ठीक है।
मतलब ये जो बीजेपी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी बनी थी, इस मामले में इन्होंने ये जो कारण यहाँ पे दे रखा है ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है ना। मतलब असर्शन ठीक है और यहाँ पे जो हमारा रीजन ये भी ठीक है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, हो जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम कौन सा चुनेंगे, वही 5 के लिए भी 6 के लिए भी आपका ए वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है, व्याख्या भी अच्छे तरीके से, ओके वेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न बहुत ही आसान से है, मैंने क्या कहा है कि पेपर का पैटर्न उस तरीके का रखा गया जो आपका एक्चुअल में आता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इस पेपर में और क्या क्या हमारे सामने आने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है बच्चों कि 1952 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर किस राज्य का निर्माण किया गया था। मतलब सॉरी, आंध्र प्रदेश जो था 1952 में ये किस राज्य से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। क्या तमिलनाडु से अलग करके बनाया गया था, कांचीपुरम से, मद्रास से या फिर हैदराबाद से। तो किससे अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना था 1952 में। तो किस एरिया से, किस क्षेत्र से, मद्रास से, ठीक है। मद्रास से अलग होकर बना था, ठीक है। मद्रास से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सभी बने, okay and 1952 Andhra Pradesh state was carved from out of which state, that is Madras, okay। अब यहाँ पे हमें सही मिलान करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है इस मामले में। तो सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा ये किसने दिया था भाई, इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, ये ग्रैंड अलायंस ने दिया था। आयाराम गयाराम किसके संबंध में भाई, तो ये दल बदल के संबंध में है। जय जवान जय किसान किसके संबंध में, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में। ये है आपका कंप्लीट हो, ठीक है। गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, आयराम गैराम, जय जवान जय किसान, ये सभी के सभी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले का बी, दूसरे का सी, चौथे का डी किसमें है। ये रहा देखो, डी वाला मिल गया, नहीं डी नहीं मिला। पहले का बी है, दूसरे का हमारा सी है, ठीक है। उसके बाद में फिर डी है, ओके ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ऑप्शन शायद है नहीं मेरे हिसाब से, ओके हाँ ये रहा देखो, ए वाला ही राइट है हमारा, ठीक है। पहले का भी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का, ठीक है ना, ए वाला राइट है, ओके। इंग्लिश में भी आप इसी तरीके से देख लेंगे। रिमूव पॉवर्टी इंदिरा गांधी, रिमूव इंदिरा, ग्रैंड अलायंस आयराम गयाराम, डिफेक्शन जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ओके। नाउ अब यहाँ पे सुरक्षा के मामले में थोड़ा ध्यान से समझिए। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 3 तत्वों में कौन शामिल नहीं है, यानी कि सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है इस मामले में कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है। तो अपारंपरिक धारणा में किन क्या देखा जाता है, खतरा आधारित देश से गठबंधन बनाना, किन चीजों से सुरक्षा करनी है, किन खतरों से करनी है, सुरक्षा के तरीके क्या है। देखो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में क्या होता है, जिसे मानव की रक्षा भी बोल सकते हैं, विश्व सुरक्षा भी बोल सकते हैं। तो इस मामले में एक व्यक्ति को, एक राज्य को किन चीजों से सुरक्षा चाहिए, किन खतरों से सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा के क्या क्या तरीके होते हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन खतरा आधारित देश से गठबंधन बनाना ये गलत है, क्योंकि ये जो नीति है ये अपारंपरिक की नहीं, ये पारंपरिक की होती है, ठीक है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की एक गठबंधन बनाना और एक शक्ति संतुलन, ये दोनों उसमें आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 एलिमेंट्स ऑफ नॉन कन्वेंशन नेशन ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज सीड बेस्ड कंट्री अलायंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश थे इनके द्वारा जो विकासशील जो देश थे या फिर अल्पविकसित देश थे उनके ऊपर अनुचित तौर तरीकों से व्यापार करवाया जा रहा था, ठीक है। तो इस मामले में इनका विरोध किया गया। तो विरोध ये जो था वो कब किया गया था, 1989 में, 1999 में, 1994 में या फिर 98 में, ठीक है। तो अगर आपने विश्व व्यापार के संबंध वो क्या बोलते हैं WSF के संबंध में आपने देखा होगा, तो वहीं पे ये लाइन दी गई है कि 1999 में, ठीक है। आपको यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं ना ये क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप करता हूं, आपको मुझे क्वेश्चन का इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 का, कि राइट आंसर क्या है। और राइट आंसर में बताना क्या है कि सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी ये कब हुई थी, जिसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े ताकतवर देश थे इन्होंने अनुचित व्यापार के जो तौर तरीके विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों पे थोपे जा रहे थे वो किया था। किस ईयर में किया था, मैं आपको एक बार ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन में आपको जो है 89, 99 इनमें से देखना है, ठीक है। 89, 99 इनमें से देखना है कि कौन सा होगा। आपने ये मुझे क्वेश्चन नंबर 10 लिख के कमेंट में बताना है, ठीक है। और वैसे
मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा 1 घंटे के बाद में इस वीडियो के, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक आधा होमवर्क भी देना चाहिए आपको, है ना, ताकि आपको समझ में तो आए, कुछ मेहनत तो आप भी करो। ओके, तो इंग्लिश में आपका इस तरीके से देख लेना, दिया हुआ है। उसके बाद में क्या है बच्चों कि 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था, ये किस आधार पर लगाया गया था, यानी कि 25-26 जून, ठीक है, जून 1975 की मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया, उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आंतरिक युद्ध का मुझे भय लग रहा है, इसीलिए हम आपातकाल लगा रहे हैं, ठीक है। बाहरी अशांति के आधार पर लगाया गया था, या फिर आंतरिक अशांति के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने किस आधार पे 1975 का आपातकाल लगाया था भाई, ये लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पे, क्योंकि संविधान में भी यही शब्द उपयोग किया गया था आपातकाल लगाने के लिए, हालांकि बाद में से चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट हुई आपकी। ऑन व्हाट बेसिस वाज नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 इम्पोज्ड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। अकाली दल का संबंध किस राज्य के क्षेत्रीय दल से है, तो आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, पंजाब से है, जिसके अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने बताना है, एक तो क्वेश्चन नंबर आपने 10 का आंसर मुझे बताना है, और साथ ये भी बताना है कि 12 एमसीक्यू में से आपके कितने राइट गए हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर बी। देखिए सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर का हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। दिया हुआ है ब्रिक्स के 13वां सम्मेलन कब हुआ और इसकी महत्वता लिखिए, ठीक है। तो ब्रिक्स का बच्चों जो 13वां सम्मेलन था, ये हुआ था भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 सितंबर 2021 को ऑनलाइन, यानी कि वर्चुअल हुआ था 13वां सम्मेलन, ठीक है। भारत के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 सितंबर 2021 को। इस सम्मेलन का विषय ये था कि निरंतर रूप से, ठीक है, और सहमति के द्वारा हम एक दूसरे का और सहयोग और आपस में बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, और साथ ही हम जो कंट्रीज ब्रिक्स में शामिल हैं, इन देशों से जूझ रहे जो आतंकवाद है, इसको खत्म करने के लिए एक प्लान हमें बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने एक प्लान को डिस्कस किया था, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, ठीक है। इसलिए पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई थी इस 13वें सम्मेलन में, जिसमें तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना था, ठीक है। पर्यावरण को सचेत करने हेतु कुछ यहाँ पे मुद्दे रखे गए थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ब्रिक्स के 13वें सम्मेलन के बारे में, ठीक है। कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 सितंबर 2011 में। आतंकवाद को खत्म करने के लिए काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान अपनाया गया था, निरंतर सहमति बनाए रखेंगे, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, हेल्थ चर्चा की गई थी, बस ये चीजें, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखेंगे कि when did 13th summit of BRICS take place and write the important, क्या था भाई उसके बारे में आपके सामने ये सभी के सभी पॉइंट आ जाते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं सीधा सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताऊंगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके वेल, भारत का परमाणु परीक्षण काफी कठिन परिस्थितियों में हुआ, स्पष्ट कीजिए, यानी कि भारत ने जो अपना परमाणु परीक्षण किया, पहला 1974 में सफल नहीं हो पाया, 1998 में सफल हो गया। तो इससे पहले परिस्थितियां कैसी थी जिसने भारत को मजबूर किया कि उसके पास में परमाणु परीक्षण होना ही होना चाहिए, परमाणु जो अणु ऊर्जा वो होनी ही होनी चाहिए। तो इसमें आप सबसे पहले पता है क्या बात बताओगे कि इंडिया के पाकिस्तान के संबंध में, ठीक है, साथ ही इंडिया का चाइना के साथ में जो युद्ध हुए, टोटल पाकिस्तान चाइना के साथ में अभी तक टोटल 5 युद्ध हुए, 4 पाकिस्तान के साथ में, 1 चाइना के युद्ध में। तो इन युद्धों की वजह से भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी, वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ भारत ने एक स्थिति देखी कि जब तक हमारे पास परमाणु हथियार नहीं होगा, तब तक ये लोग हम पर ऐसे युद्ध करते रहेंगे, हम पे हमला करते रहेंगे, और एक बार परमाणु हथियार हमारे पास आ गया तो ये भी फिर हमसे डरेंगे, कम से कम आक्रमण तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये वो सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से भारत को बेसिकली अपना परमाणु परीक्षण करना पड़ गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे केवल यही युद्ध नहीं रहे थे, बल्कि 1973 में अरब इजराइल का जो युद्ध हुआ था, इससे पूरे विश्व में तेल का हाहाकार मच गया था, क्योंकि तेल के दामों में वृद्धि हो गई थी, और जिसका मेन सामना भारत को करना पड़ा था, ठीक है। भारत में बहुत सारी जो है सांप्रदायिक हिस्सा वगैरह चल रही थी, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ चुकी थी, अकाल पड़ चुका था, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो इसी वजह से भारत ने अपनी सुरक्षा को और मजबूत बनाते हुए, ठीक है, ताकि कोई कंट्री हम पे हमला ना कर सके, हमें चाहिए थी अणु ऊर्जा यानी कि परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो इस वजह से परमाणु ऊर्जा मतलब कि जो परमाणु परीक्षण था ये सफल हुआ इन कठिन परिस्थितियों, ठीक है।
India's nuclear test took place in very difficult circumstances. Explain. That is right. तो आंसर लिखेंगे आप इस तरीके, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे टाइम आपके पास कम है, इसीलिए मैं सीधा टू द पॉइंट आंसर की बात करूंगा, फालतू में टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा है बच्चों। यूनिसेफ की मुख्य प्राथमिकताएं लिखिए, ठीक है। तो यूनिसेफ की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है, बेसिकली यूनिसेफ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। तो ये मेनली जो बच्चों के लिए कार्य करता है, क्या ये बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए, कहीं लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं तो हो रहा है तो उसको खत्म करके समानता स्थापित करने के लिए, बच्चों को हिंसा से बचाव करने के लिए, बच्चों के शोषण से बचाव करने के लिए, बाल श्रम के विरोध में, HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के लिए वैधानिक रूप से यूएनओ की तरफ से ये संघर्ष करता है। यानी बच्चों का विकास करने के लिए संघर्ष करता है, उनकी शिक्षा के लिए संघर्ष करता है, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, हिंसा से बचाने के लिए, उनके शोषण से बचाने के लिए ये कार्य करता है। विभिन्न देशों में जो भी अगर ऐसा कोई करता है, ठीक है ना, तो उसके साथ में कड़ी से कड़ी कार्यवाही ये जो संगठन है वो करता है, ठीक है। तो ये यूनिसेफ की कुछ कुछ छोटी छोटी सी यहाँ पे प्राथमिकता है, ठीक है बच्चों। थोड़ा टू द पॉइंट आंसर, ओके। राइट द मेन प्रायोरिटीज ऑफ यूनिसेफ, तो यहाँ पे आपकी ये बातें जाती, ठीक है। न्यू टॉपिक है बच्चों आपका इजराइल के बारे में। इजराइल की कोई 4 सैनिक विशेषताएं आपको समझा, ठीक है। तो 4 सैनिक विशेषताएं इजराइल की क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि इजराइल की सेना में ना तकरीबन 35 लाख सैनिक हैं। आपको तो मैं एक अंदाजा बताता हूँ मोटा मोटा सा, जितनी दिल्ली की पॉपुलेशन है ना उससे कहीं ज्यादा इसकी पॉपुलेशन कम है पूरी कंट्री की। जैसे टोटल अगर हम बात करें इजराइल की तो मात्र 92.5 लैक्स, ठीक है ना, 92.5 लैक्स यहाँ की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2023, ठीक है। हो सकता है 93 भी हो, बट एवर यहाँ पे मैं बेसिकली वो बता रहा हूँ एक नॉर्मली जो आंकड़ा है, ठीक है। तो इसमें से 35 लाख लोग तो सैनिक ही हैं, और ये जो 92 लाख जो लोग हैं ना, इनको भी चाहे लड़की हो या लड़की हो, इनने भी सेना में अपना काम किया होगा, क्योंकि नागरिकों को सैन्य सेवा करना अनिवार्य होता है इजराइल में, ठीक है। लड़कियां है तो 3 वर्ष के लिए, लड़की है तो 2 वर्ष के लिए कम से कम करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ की जनसंख्या जितनी है, आधे ज्यादा सबको तो पहले सेना का महत्व तो पता है, सबने ट्रेनिंग कर रखी है, सारी चीजें, हर एक व्यक्ति को गोली चलाना मतलब कोई अगर इस परिस्थिति बन जाती है तो पूरे की पूरी 92 लाख वो जो जनसंख्या ना वो एक तरीके से सेना बन जाती है इनके लिए, ठीक है। मेनली तो 34 से 35 लाख सैनिक काम करते हैं। इसकी खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, जो कि अलग अलग जो अंडरग्राउंड बेसिकली मिशन होते हैं उनको अंजाम देती है, ठीक है। वायुसेना के मामले में बात करें तो दुनिया के 6ठे नंबर पर ये आती है, और भारत की वायुसेना 4थे नंबर पे आती है, ठीक है। अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल सेना पे यानी कि रक्षा बजट में खर्च करता है, क्योंकि इसको हमेशा अपने आसपास के देशों से खतरा बना रहता है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल को टच कर सके, क्योंकि इजराइल जिस देश की हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को सैनिक ट्रेनिंग मिली हुई है, क्या कोई बंदा उससे टक्कर लेने की सोचेगा? नहीं सोचेगा, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे तुम्हारी जितनी जनसंख्या है ना, वहां इतना तो यहाँ पे इजराइल में तो सब सैनिक ही भरे पड़े, पूरा देश ही एक सेना है, ठीक है। अगर एक देश किसी दूसरे देश में टूट पड़ा ना तो गया काम से वो, तो ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इजराइल की ये कोई विशेषता है, क्या समझ गए। इंग्लिश में राइट एनी 4 मिलिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजराइल, तो ये बात याद है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क्या बताता है ये समझिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावे के लिए बात करता है। जैसे ये राज्य से ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को तुम बढ़ाओ, साथ ही जो राष्ट्र हैं इनके बीच में न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंध को बनाए रखिए, संगठित लोगों के एक दूसरे से विवादों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाइए, अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यम से निपटारा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है इस माध्यम से। यानी सिंपल सी बात है, अंतरराष्ट्रीय तौर पर शांति, सुरक्षा, न्याय संगत संबंध, विधि, व्यापार, अच्छे संबंध, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बढ़ावे को अनुच्छेद 51 में कहा गया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देख लेंगे। डिस्क्राइब आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो क्या है इस मामले में, आप इजीली यहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, वैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में आया तो कोई बात नहीं। हरित क्रांति के कारण आर्थिक स्तर पर भारत में खुशहाली आई, अंतर स्पष्ट की। बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि जब ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन आता है
1966 एंड 67 में तो आर्थिक खुशहाली आती है। कैसे? क्योंकि भारत में ऐसी खाद्यान्न की फसलों का अधिक उत्पादन होने लगा जो नकदी फसलें थी, ठीक है, जैसे कि गन्ना, कपास, गेहूं, चावल, इनकी ज्यादा उपज बढ़ गई, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि वो कंट्री जो अकाल के समय अनाज दूसरे देशों से मंगवाती थी, यानी कि ये पहले आत्मनिर्भर नहीं थी, आयातक थी पहले ये, तो अब ये आत्मनिर्भर भी बन गई और साथ ही आयातक से निर्यातक भी बन गया, ठीक है, भारत। अब उससे ये भी हुआ कि भाई इस समय ना हरित क्रांति के दौरान जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, ट्रैक्टर वगैरह, ऐसे खेत जोता वजाना वगैरह, तो वो यहाँ पे ज्यादा विकास किया गया। तो सिंपल सी बात है, कृषि के संबंध में जो उपकरण उपयोग किए जाते थे उन उपकरणों के उद्योगों का विकास हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्टली कृषि के विकास की वजह से ही अन्य जो लोग थे, जो बेरोजगार थे, उनको रोजगार भी मिला हरित क्रांति की वजह से, इनडायरेक्टली लेकिन मिला जरूर, ठीक है। तो ये आर्थिक खुशहाली आई थी इस तरीके की, ठीक है भाई। ये आपके 5 पॉइंट है, आप इजीली से समझ सकते हैं। ओके, explain the economic prosperity in India due to green revolution and पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट इजीली आ जाते हैं, आप इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ओके बच्चों, वेल यहाँ पे हमने अपने दो दो नंबर के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, कितने 6 कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले पार्ट की, ठीक है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं अपने सेक्शन नंबर सी को। और सेक्शन नंबर सी में आने वाले हैं हमारे 4 नंबर के बेसिकली टोटल 5 क्वेश्चन। और ये जो 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये 4 नंबर में भी आते हैं और ये 6 नंबर में आते हैं। जो क्वेश्चन 4 नंबर में करवाने वाला हूं वो 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया बच्चों, एक सेकंड इसको ऊपर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1979 से 1985 तक जो असम आंदोलन चला, ये बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का एक सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है। और असम स्टूडेंट्स यूनियन के संबंध में समझें, यानी कि असम में जो बाहरी लोग थे, जो कि कहां से आए थे, ये बांग्लादेश से आए थे, ठीक है ना। तो उनके लिए जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन था, आसू, इसने जो आंदोलन चलाया उसके बारे में समझा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे हम आसू बोलते हैं, तो आसू ने ये जो विदेशी थे, दैट मीन जो बांग्लादेशी थे, इनके विरोध में एक आंदोलन करना शुरू कर दिया था। आसू बेसिकली एक तरीके का छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी तरीके के राजनीतिक दल से नहीं था, ठीक है। आसू जो था, इसने जो एक आंदोलन छेड़ा, उसका मेन उद्देश्य ये था कि असम में बसे जितने भी अवैध अप्रवासी हैं उनको बाहर फेंका जाए, साथ ही बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में जो लाखों बांग्लादेशी यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, तो उनको निकाला जाए, क्योंकि हमारी राजनीतिक स्थिति में भी वो पूरी तरीके से अपना कब्जा कर चुके हैं, ठीक है। आंदोलन की मांग ये थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग अनदर कंट्री से आकर असम में बसे हैं, उनको वहां से बाहर निकाल के फेंका जाए, ठीक है। और इस आंदोलन के नए तरीकों को आजमाया गया और असमी जनता के हर एक तबके का इसको समर्थन मिला, आंसू को, ठीक है, क्योंकि सब लोग चाहते थे जो लोग बाहर से आके बसे उनको यहाँ से फेंका जाए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, और संस्कृति जो उनकी थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। यहाँ के रहने वाले लोग खुद मूल निवासी बन गए थे। आप एक चीज सोचो, किसी भी राज्य में अगर मान लेते असम वगैरह में ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 जनसंख्या होगी, 40 से 50 लाख होगी, 80 लाख बांग्लादेशी आए थे, 80 लाख। तो ये एक ही जगह जाके अगर बस गए तो वो खुद मूल निवासी मतलब जो बांग्लादेशी आए ये खुद मूल निवासी बन गए, और जो मूल निवासी थे हमारे इंडियंस, असमी, वो जाके बेसिकली वहां पे जो है क्या बन जाते हैं, अल्पसंख्यक बन जाते हैं। तो यही चीज देखी गई। इसीलिए आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासक घटनाएं भी हुई, जैसे बहुत से लोगों को इस बीच में जान गंवानी पड़ी, क्योंकि जो विदेशी बांग्लादेशी आए वो भी तो विरोध करेंगे ना भाई इस चीज का, क्योंकि हमें भी तो रहने का अधिकार मिलना चाहिए ना, यही चीज है। जिसकी वजह से त्रासदी भी हुई। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आंसू से बातचीत की, और बातचीत के करने के बाद में, आंसू के नेताओं से बातचीत करने के बाद में 1985 में एक समझौता किया, और इस समझौते में ये कहा कि बांग्लादेश युद्ध के दौरान 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के साल में असम में जो भी व्यक्ति आए, जो भी अवैध अप्रवासी हैं,
उनकी पहचान की जाएगी और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, उन्हें इंडिया में जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज है इस मामले में। ओके भाई, तो आंसू के संबंध में ये कहानी थी और छोटी सी कहानी है, बड़ी बढ़िया सी कहानी है, आपको समझ में आ भी गई होगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया हुआ है द असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स एक्सप्लेन इन रिलेशन टू ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन? तो पहले आप बताएंगे ये 5 पॉइंट, पॉइंट ए बी सी डी और ई। ठीक है, उसके बाद में आप बताएंगे पॉइंट नंबर एफ और जी, इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका 6 नंबर में आ सकता है, बड़े ध्यान से समझना। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें सम्मिलित गणराज्यों की स्थिति में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। और इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध की, बगावत की और बाहरी ताकतों की दखलंदाजी बढ़ती जा रही थी, इसका वर्णन कीजिए। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया और आंसर में जो पार्ट दिया गया ना, इसको भी अलग से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है और आता है ज्यादातर इसी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंसक अलगाववादी आंदोलन। ठीक है, तो हिंसक अलगाववादी आंदोलन रूस के 2 गणराज्यों में चले, चेचन्या और दागिस्तान में। ठीक है, तो भाई मॉस्को जो था, मॉस्को के द्वारा यहाँ पे चेचन्या विद्रोहियों से निपटने के लिए क्या कर दिया गया था, या चेचन्या में सैन्य बमबारी कर दी और सैन्य बमबारी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो गया था। ठीक है, गृह युद्ध की बात करेंगे तो मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक, तकरीबन 1991 से 2001 तक इसमें गृह युद्ध चला। ठीक है, जर्जिया में 2 प्रांत जो थे, देखो कहाँ कहाँ पे, एक तो मध्य एशिया में चला था 1991 से 2001 तक गृह युद्ध, ताजिकिस्तान में चला था। जर्जिया में 2 प्रांत जो थे वो गृह युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, साथ ही अजरबैजान का एक प्रांत है नगरनो काराबाख, ये अर्मेनिया से अलग होकर, बेसिकली कुछ स्थानीय अर्मेनियाई जो हैं ये अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। ये कुछ कुछ बातें गृह युद्ध के बाद। ठीक है, मेनली आप जो बस इतना याद रख लो, ये यहाँ तक इतना याद रख लो, बहुत है आपके लिए। ठीक है, जातीय संघर्ष से गृह युद्ध की ओर, तो 1991 के बाद बेसिकली युगोस्लाविया जो था वो ये कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविन, स्लोवानिया, क्रोएशिया, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो नाटो को ये लगा यार ये तो बहुत अलग हो रहे हैं, दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मेरे संगठन के लिए, नाटो के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। तो नाटो ने यहाँ पे सचिव किया और युगोस्लाविया पर बमबारी हुई और साथ ही जातीय संघर्ष ने फिर एक बार गृह युद्ध की स्थिति ली। और सबसे आखिरी है बाहरी ताकतों की दखलंदाजी, अर्थात मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक जैसे पेट्रोलियम वगैरह संसाधन बहुत ज्यादा है, तो आर्थिक लाभ की स्थिति से दृष्टि से जो अनदर कंट्रीज है वो यहाँ पे अपना पैर जमाना चाहती हैं, यहाँ पे बेसिकली जो है अपनी ताकत अपनाने के लिए और अपना पैर जमाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, इसी मामले में ये देखा गया था कि 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका ने सैनिक ठिकाने ऐसी ऐसी जगह बनाए प्रारंभ कर दिए थे जहां पर ऐसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते थे। ठीक है, तो यह है आपका आंसर बेसिक सा। ओके, तो ये चले थे हिंसक अलगाववादी आंदोलन, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष से गृह युद्ध की ओर और बाहरी ताकतों की दखलंदाजी, सिंपल है। ठीक है, अब इसको आप इंग्लिश में देख लो कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन डिस्क्राइब द चेंजेस इन द रिपब्लिक्स इंक्लूडेड इन, तो क्या है, वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड सिविल वॉर आ जाता है और फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट टू सिविल वॉर आ जाता है एंड इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स आ जाता है, ये चीजें। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय विभाजन का मतलब था भारत के दिल के 2 टुकड़े हो जाना, कथन के संदर्भ में भारतीय विभाजन के परिणाम लिखिए, तो आप सभी को पता है ये प्रश्न आएगा आपका कम से कम 6 नंबर में। ठीक है, हो सकता है 4 में भी आ जाए, तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, दोनों में ही आएगा तो लिख देंगे। बंटवारे का मतलब था दिल के 2 टुकड़े हो जाना, दैट मीन्स भारत की जनसंख्या जो थी जब भारत आजाद हुआ तो उस मामले में जो आबादी थी इसका, हिंदुओं का पाकिस्तान से भारत आना, भारत से मुस्लिमों का पाकिस्तान जाना, ये जो स्थानांतरण था, आवाजाही थी, ये एकदम अचानक हुई, अनियोजित थी और त्रासदी भरी थी। यानी कि आप रात को एकदम मस्त खाना पीना खा के सोए हुए हैं, सोचा सुबह उठेंगे आराम से, जाएंगे नहाएंगे धोएंगे और घूमने जाएंगे। ठीक है, सुबह जैसे आंख खुली आपको ये पता चला अरे ये तो मेरा घर था, ये तो अब विदेश बन गया, अब हमें जल्दी से जल्दी पाकिस्तान जाना है, अब हमें जल्दी जल्दी भारत जाना है, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो यहाँ पे जो दूसरे धर्म के लोग हैं हमें मार डालेंगे। तो ये आकस्मिक था, कोई प्लानिंग किसी भी देश के गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी और इसी वजह से त्रासदी बहुत ज्यादा हुई थी। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है,
इस बंटवारे में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि टेबल से लेके कुर्सी तक, टाइपराइटर से लेके पुलिस के वाद्य यंत्र एवं सरकारी और रेलवे के जो कर्मचारी थे, इन तक का बंटवारा हो गया। ठीक है, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिमों को और मुस्लिम हिंदुओं को बेरहमी से मारने लगे। अधिकतर सांप्रदायिक हिंसा फैली, जो कि कहां पे, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहरों में देखी गई। और दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक थे, ये अपने घरों से भागने के लिए उठ खड़े हुए। उन्हें अक्सर अस्थायी और जो शरणार्थी वाले शिविर होते थे ना, वहां पे रहना पड़ता था। ये जो विभाजन वाली बात है, आप ना यूट्यूब पे सर्च करना विभाजन वीडियो, तो आपको ना विभाजन की एक ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको पूरा का पूरा 40 से 50 मिनट की एक वीडियो मिलेगी। उसमें आप अच्छे तरीके से विभाजन की स्थिति को समझ जाओगे। वैसे आप भी, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, विभाजन हुआ था तब क्या क्या बेसिकली सीन हुए थे, सारी चीजें आपको पता होंगी मूवीज के माध्यम से। ठीक है, सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में जो औरतें थी, इनको अगवा कर लिया गया, जबरन उनसे शादी करवानी पड़ी। ठीक है, साथ ही उनका धर्म परिवर्तन किया गया और कई बार तो पुरुषों ने कुलों की इज्जत बचाने के लिए अपने परिवार की बहू बेटियों महिलाओं को मार डाला था। और कुछ ने तो स्वावलंबन के लिए बेसिकली जो है, क्या बोलते हैं, कुएं में कूदकर खुद भी अपनी हत्या कर दी थी। ठीक है ना, आत्महत्या कर ली थी, ताकि कुल की इज्जत वगैरह ना जाए इसलिए। ठीक है, ये चीजें हैं। भारत और पाकिस्तान के बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े फिल्म निर्माता, इन्होंने उपन्यासों के माध्यम से, लघु कथा, कविता और फिल्मों के माध्यम से आज भी उस विभाजन में हुई मारकाट की जो एक स्थिति है, जो छवि है, वो आज भी हमारे जहन में बना रखी है। जिससे कि आज भी हम जब विभाजन की बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 80 लाख लोगों के घर सुबह सुबह विदेशी बन गए, मारा गया, बहु बेटियों के साथ में असामाजिक क्रियाएं की गई, शादी करवानी पड़ी उनकी। ठीक है, और कुछ लोगों तो जबरदस्ती मार दिया था। ठीक है ना, तो ये भारतीय विभाजन के परिणाम के कुछ भारतीय विभाजन के परिणाम देंगे। ठीक है, ओके। इंग्लिश में, द पार्टीशन ऑफ इंडिया मेड द ब्रेकिंग ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट राइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया के, वो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। 4 पॉइंट आपके ये हो गए, एंड द अनदर पॉइंट्स 2 आपके यहाँ पे हो जाते हैं, एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन से हैं, घटक यानी कि रणनीतियां कौन सी सुरक्षा की। तो पहला घटक क्या है भाई, कि भारत जो है इससे अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा भारत को पड़ोसियों से खतरा होता रहता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए हैं 4, उसके बारे में, भारत चाइना के साथ में युद्ध हुआ था उसका। इसकी वजह से भारत को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी चाहिए ताकि ऐसा ना हो। ठीक है, दूसरा घटक है कि भारत को अपने सुरक्षा हितों को साधने के लिए क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में अपने संबंध को स्थापित करना चाहिए। जैसे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय भारत ने क्या किया था, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास भारत के द्वारा ही किया गया था। हालांकि 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन मेनली यहाँ पे जो है वो भारत का योगदान था। ठीक है, इसे तीसरे विकल्प के रूप में से रखा, ताकि कोई भी नया देश आजाद हो तो यूएसए उस में शामिल ना हो, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो अगर उससे स्वतंत्र है। ठीक है, तीसरा तीसरा घटक है कि भारत के अंदर ना, भारत को बाहर से पाकिस्तान चाइना से तो खतरा ही, साथ ही अंदरूनी समस्या भी बहुत सारी है। जैसे कि एक तो है नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में जो अलगाववाद की जो समस्या है ना, वो भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आती है। ये चीज है। चौथा घटक ये है भाई कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास ऐसे करना चाहिए कि नागरिकों को भी, सभी नागरिकों को एक समान उसका लाभ मिल सके। ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से। ठीक, अगला देखेंगे, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो क्या मेन कंपोनेंट्स है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट एंड फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है भाई, तो कंप्लीट हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों आप सभी को जो मैंने अभी तक समझाया है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी एक क्वेश्चन और है आपका 4 नंबर का, उसको देखते हैं एक बार, कहाँ गया, ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा से बच्चों दिया गया है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी किया है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को तोड़ा भी है। स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है, हमें वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम बताने हैं। जोड़ा है, मजबूत किया है, यानी कि हमें बेसिकली
सकारात्मक, और तोड़ा है तो नकारात्मक बताने। ठीक है, वैश्वीकरण के आते सकारात्मक परिणाम जोड़ने के संबंध में क्या बात हुई है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे थे व्यापार के मामले में, ये खत्म होने लगे थे, व्यापार देश बढ़ने लगा था, विदेशी मुद्रा देशों को मिलने लगी थी, वैश्विक संबंध जो थे ना कंट्री के साथ में, ये बढ़ने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ी जो सेवाएं थी, इन सभी के प्रचार प्रसार ने देशों के बीच में प्रौद्योगिकी का विकास किया, और इस प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से ही आज हम ये 5G 7G इंटरनेट का जो उपयोग कर पा रहे हैं। एक टीवी के जो पेन ड्राइव वगैरह आती है, वो सब वैश्वीकरण की वजह से संभव हो पाई है, क्योंकि पहले किसी एक कंट्री के पास में था, लेकिन वैश्वीकरण से वो सभी के पास में पहुंच। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आपको इस तरीके से याद रखनी हो। ओके, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, क्योंकि वो कंट्रीज जिनको वैश्वीकरण के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये भी नहीं पता था कि हम जैसे टेक्नोलॉजी सोचते हैं वो भी देशों के पास में होगी, तो वैश्वीकरण की वजह से उस टेक्नोलॉजी का व्यापार हुआ, उस टेक्नोलॉजी से वस्तु मिली, उससे पूंजी मिली, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में उनका सुधार हुआ। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का माहौल हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, तो हर एक कंपनी ये चाहती है कि उसकी जो वस्तु ज्यादा बिके, सेल हो, इसलिए वो कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता, ज्यादा से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता और अच्छा माल बेचने की कोशिश करते हैं। इसमें फायदा केवल हम लोगों कंज्यूमर्स का होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, और इसमें आप एक चीज और लिखेंगे क्या, कि वैश्वीकरण की वजह से आज जो विभिन्न देश हैं, वो आर्थिक स्थिति पे व्यापार की वजह से एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं। ठीक है, ये लिखेंगे आप एक और। उसके बाद में ऐसे क्या नकारात्मक की बात करें, तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां आती है तो क्या होता है, तो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं इनका पतन हो जाता है, सिंपल सा। ठीक है, और छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं, ये जो है खत्म हो जाती है बड़ी कंपनियों के आने से। S1 विकास होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां आई तो समाज में दो नए वर्ग का उदय हुआ। एक तो वो जो पहले से अमीर था वो तो और अमीर हो गया, और जो पहले से गरीब था वो और गरीब हो गया। ठीक है, विकसित देशों की जो कठोर विजय नीति है वो भी इसके कारण है, क्योंकि बहुत से देश जो है विकसित, वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके साथ में व्यापार करे। ठीक है, नागरिकों को मिलने वाला जो सामाजिक सुरक्षा कवच था वो भी हट चुका था पूरी तरीके से। ये सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। बस आपने यहाँ पे क्या करना है कि राज्य के बारे में एक पॉइंट और लिख देना है। ठीक है, एक आधा पॉइंट अपने से बनाना है, बाकी आपका कंप्लीट हो गया। ग्लोबलाइजेशन इज सच अ प्रोसेस व्हिच हैज स्ट्रेंथेंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज एंड हैज आल्सो ब्रोकन इट सम प्लेसेस एक्सप्लेन। ठीक है ना, तो इकोनॉमिकल जो गवर्नमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ग्लोबलाइजेशन के, तो वो आपके यहाँ पे इजीली आते रहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो आपके यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 42 मिनट हो चुके हैं, अभी हम 10 मिनट का आपका समय और लेंगे, और इस 10 मिनट के बीच में हम आपका सेक्शन नंबर डी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिसमें पैसेज वाले आपके 4 MCQ आ जाएंगे, कार्टून वाले आपके 4 MCQ आ जाएंगे, और एक आपका मैप आ जाएगा। सब कुछ आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है हमारे सामने। ये लीग ऑफ नेशंस के बारे में बताता है कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुरंत सन 1945 में यूएनओ को स्थापित कर दिया गया। 51 देशों के द्वारा यूएनओ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र था, इस पे हस्ताक्षर करके यूएनओ की स्थापना कर दी गई थी। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था, उसे कर दिखाने की कोशिश में संयुक्त राष्ट्र संघ जुट गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे ये आशा काम कर रही थी कि यह संगठन जो है, ये जो यूएनओ का संगठन है, ये विभिन्न देशों के बीच में जारी ऐसे झगड़ों को रोकेगा जो आगे चल के युद्ध का रूप ले सकते हैं। ठीक है, और युद्ध छिड़ जाता है तो शत्रुता को कम करने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के संबंध में यूएनओ की स्थापना होती है 25 अक्टूबर 1945 को। 51 देशों ने मिलकर इसकी वो किया था बेसिकली। तो लीग ऑफ नेशंस का जन्म कब हुआ था, देखो लीग ऑफ नेशंस का जन्म कब हुआ था, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1944 से लेके 18 तक, तो इसके बाद में 10 साल के बाद में ये आया था। तो 10 साल कब होते हैं, 28 में, लेकिन 28 को दिया नहीं गया तो हम बोलेंगे 29 में। ठीक है ना, तो लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ था 1929 में। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी भाई, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक सार्वजनिक जो दिखने वाला चेहरा है वो कौन सा है, जी हाँ, वह है महासभा का सचिव, जो कि वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, सबसे अधिक सार्वजनिक चेहरा यही दिखता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य में शामिल है, तो यह अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकता है,
राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाता है, अगर ये छिड़ भी जाता है तो शत्रुता के दायरे में रहकर उसे सीमित करने की बात करता है। ठीक है ना, डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लीग ऑफ नेशंस, यूएनओ की स्थापना, ठीक है, सामने चेहरा कौन सा होता है, उद्देश्य क्या होते हैं, कितने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, 51 देशों ने। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। ओके, इन क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं, तो आप चाहें तो इस पैसेज को बच्चों हिंदी में पढ़ सकते हैं, सॉरी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन की बात करेंगे तो व्हेन वाज लीग ऑफ नेशंस बॉर्न इन 1929, व्हेन वाज यूएन एस्टैब्लिश्ड in October 24th, 1945, and who was the most visible public face of the United Nations, that is General Secretary of the General Assembly. The purpose of United Nations is included option number D, all of the above. Okay. Now, question number 25 is related to the map. ठीक है, तो मैप के संबंध में देखिए आपसे जो है ना 4 पूछे जाएंगे, याद रखो आपसे मात्र 4 पूछे जाएंगे और आपसे जो है वो इंडिकेशन करके पूछे जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से बता देता हूँ ताकि आपकी एक क्वेश्चन की और तैयारी हो जाए। ठीक है, ओके, ये देखते हैं इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे मैप। तो मैप पे पहला दिया गया बच्चों ये है कि वह राज्य जहाँ 2002 में गोधरा नामक हिंसक घटना हुई थी, तो कहाँ हुआ था भाई, गुजरात में। ठीक है, ये जो हिंसक घटना थी ये कहाँ पे हुई थी, ये गुजरात में हुई थी, याद रखेंगे गुजरात में। वह राज्य जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, तो ये आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, वह राज्य इसकी विधानसभा में भारत में सीटें सबसे अधिक हैं, तो विधानसभा में सबसे सीटें अधिक किसकी हैं, यह सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यूपी की। वह राज्य जिसका संबंध लालडेंगा से है, वह राज्य जिसका विलय 1975 में 22वें राज्य के रूप में पता है, यानी कि असम। तो एक एक करके इंडिकेशन करते हैं। वह राज्य जो 2002 में गोधरा नामक जहाँ पे इससे घटना हुई थी, तो वो क्या है, वो है आपका गुजरात। ठीक है, तो पहले के लिए यहाँ गुजरात हो जाएगा और पॉइंट नंबर बी। ठीक है, तो देखेंगे बी दिया हुआ है हमारा संबंधित अक्षर और गुजरात का नाम आ जाएगा। देखो आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं आपको एक एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ ताकि आपको एक और समझ में आ जाए। बाकी आपसे 4 ही पूछे जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, 4 पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि वह राज्य जिसे पहले मद्रास कहा जाता, तो आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु यहाँ इंडिकेशन करके दिया गया ई में, तो यहाँ पे हम ई बोलेंगे तमिलनाडु दूसरे के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा संबंधित अक्षर ई और राज्य का नाम हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, उसके बाद में क्या दिया गया हमारे सामने कि वह राज्य जिसकी विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, तो सबसे अधिक विधानसभा में सीटें किसकी बच्चों, तीसरे वाले की, तीसरे वाले की ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो संबंधित अक्षर डी और आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है कि वह राज्य जिसका संबंध लालडेंगा से है, तो लालडेंगा का संबंध किस राज्य से बच्चों, लालडेंगा का संबंध है बच्चों यहाँ पे बेसिकली मिजोरम से। मिजोरम कहाँ है, ये रहा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के ऊपर मणिपुर है, मणिपुर के बगल में यहाँ पे म्यांमार आ जाता है। ठीक है, तो मिजोरम के लिए ए दिया गया है, ए लिखेंगे और संबंधित अक्षर हो गया और नाम मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या करना है, वह राज्य जिसका विलय 1975 में 22वें राज्य के रूप में भारत में हुआ था, तो वो कौन सा राज्य है, जी हाँ ये बी है, जिसको हम 5वें के लिए बोलेंगे असम। क्या राज्य असम है, तो इंडिकेशन बी है और ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या, जैसे जी ए बी सी तो कहीं दिया ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो आपका ये वाला जो है ना सिक्किम वाला, ये सिक्किम वाला आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम वाला आपका सी हो जाएगा, बेसिक सिक्किम वाला सी हो जाएगा। ओके, ये चीज है। ओके, तो ये आपका एक इंडिया का मैप था, वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। 48 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो आप इजीली यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं जो कि दिया गया है। ओके, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आपके सामने ये क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ पे गोधरा नामक हिंसा हुई थी, वो सारे के सारे एक ही चीज है, मतलब नाम ही लिखते हैं। अब कार्टून आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कार्टून के संबंध में आप देख सकते हैं, ये दिया गया है कार्टून आपका, ये दिया गया, ये रहा देखो। तो इस कार्टून में तिब्बत की समस्या को दर्शाया गया बेसिकली। तो उपरोक्त चित्र में ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं, ये सभी तिब्बत से भाग के आ रहे हैं कब, 1950, कब 1959 में, जब चाइना ने तिब्बत में अपनी दमनकारी नीति अपनाई और तिब्बतियों को भगाने के लिए नीति अपनाई थी तब। ठीक है, तो उपरोक्त चित्र में लोग कहां से पलायन करके आ रहे हैं बच्चों, तो उपरोक्त चित्र में लोग जो पलायन करके आ रहे हैं वो आ रहे हैं तिब्बत से, और कब, 1959 में। ठीक है, 1956 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और जो तिब्बत के धार्मिक दूत थे जिनका नाम था दलाई लामा, इन्होंने एक साथ भारत का दौरा किया था और इन्होंने परेशानी बताई थी एक व्यक्ति को, और उन्हें अपनी मंशा की थी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति कौन से थे जिनके सामने इन्होंने अपनी परेशानी दर्शाई थी, तो उस व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1956 की बात है, मिलेंगे प्रधानमंत्री से, जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, तो ये आ जाएगा। ठीक है, दलाई लामा ने भारत में शरण कब ली थी,
तो अभी बताया मैंने 1959 में ली थी। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद, सीमा को लेकर क्या क्या विवाद है, तो जम्मू कश्मीर की लद्दाख को लेकर विवाद है, अक्साई चीन को लेकर विवाद है, अरुणाचल प्रदेश के नेफा को लेकर विवाद है। ठीक है, सभी को लेकर विवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे आपका ये इस क्षेत्र का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कार्टून वाले में जो आपका इंग्लिश वर्जन है कि वेयर आर पीपल मिग्रेशन फ्रॉम इंडिया वो पिक्चर, तो कहाँ से कर रहे हैं ये मिग्रेशन, तिब्बत से कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन 1956 चाइना's प्राइम मिनिस्टर चाउ एनलाई एंड तिब्बत रिलीजियस लीडर दलाई लामा both went on a tour of India together and whom they told their problems and asked for help, that is Jawaharlal Nehru. But Jawaharlal Nehru escaped for help. When did the Dalai Lama also take refuge in India? 1959. What was the border dispute between India and China? Okay. Well, यहाँ पे अभी हमारा सेक्शन नंबर ए आएगा, बट हम इस ए को पार्ट नंबर 2 में कर लेंगे। ठीक है, इसी को हम पार्ट नंबर 2 में कर लेंगे क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, 50 मिनट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें इनफ है आपके लिए। अब ये समझाऊंगा तो आधा घंटा उसके लिए अलग से चाहिए, तो इसे हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो भाई आज की ये जो हमारी वीडियो थी, ठीक है, आज की ये जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको समझा दिया, जो कि आपके 20 मार्च 2023 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब जितना लाइक करेंगे बच्चों, आप सभी को पता है हर बार मैं कहता हूं आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही इसको आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने का आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।